अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के सेशन नंबर 24 को हम अब डिस्कस करते हैं। एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट टैक्स। ये दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, फिर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद टैक्स को भी डिस्कस करना है। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक जो है वो उसका एक सेपरेट टॉपिक है और वो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लेटर अपने कोर्स में डिस्कस करना है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उस हद तक जिस हद तक एनपीवी के सवाल में इसकी एप्लीकेशन है। मैंने कुछ पास पेपर सॉल्व करवाना है जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक इंट्रोडक्टरी जो है ना, वो आप कह लो कि आपको नीड होगी उसकी नॉलेज की। बहरहाल बाद में हम जो है वो वैक का एक डिटेल्ड जो है वो क्या कहते हैं टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें वैक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बहुत सारी कंप्यूटेशंस करेंगे। Weighted average cost of capital represent firm's average cost of capital from all sources। सीधी सी बात है, पहले भी हमने अपनी स्लाइड्स में डिस्कस किया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे बताता है कि जो कैपिटल मैंने ऑब्टेन किया है उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है। द फोर कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ वैक आर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो लिखे हुए आ रहे हैं आपके पास, इसमें कोई ये छोटी बात नहीं है, बल्कि इसमें बहुत लंबी डिटेल्ड डिस्कशन है जो हमें आगे करनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है। ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है जो आगे वाले टॉपिक्स में आएगी। फ़िलहाल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, अगेन ये वो चीज़ें हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें बाद में जाना होगा, लेकिन फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग हम लोग जो है वो इसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है, वैक में मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है। तो खैर ये चार कंपोनेंट्स होते हैं वैक के। आपको सिर्फ मैं वैक कैलकुलेट करना बताऊंगा अभी, और बाद में फिर जो है वो हम इन स्पेसिफिक कंपोनेंट की डिटेल्स में भी जाएंगे। अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट टैक्स कैसा दिखता है। हमने पिछले लेक्चर्स में से एक लेक्चर में इस तरह से कैलकुलेशन करी भी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। हम अपने पिछले आई रिपीट कुछ सेशन में इस तरह की वर्किंग कर भी चुके हैं, वैक कैलकुलेट कर भी चुके हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 500 है, यानी कि आपने 500 रुपये लोगों से लेट से उधार लिए हुए हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो 300 रुपये है, आपने जो है वो 300 रुपये उधार लिए हुए हैं, 500 रुपये शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। इसका मतलब जिनसे 500 लिए हैं उनको 500 का 10% यानी कि 50 रुपये का रिटर्न देना। कॉस्ट ऑफ डेट 8% है, इसका मतलब जिनसे 300 लिए हैं उनको 24 रुपये का रिटर्न देना है। तो वैक कितना होगा जनाब? वैक कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करो या उसकी वर्किंग इस तरह से कर लो कि भाई 500 जिनसे लिए हैं उनको 10% के हिसाब से रिटर्न देना है, यानी कि 50 रुपये रिटर्न देना है। 300 जिनसे लिए हैं उनको 8% के हिसाब से रिटर्न देना है, यानी कि 24 रुपये का रिटर्न देना है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 74 रुपीज़ का रिटर्न देना है 800 रुपये पर। टोटल 74 रुपीज़ का रिटर्न देना है 800 रुपये पर, और अगर 74 का रिटर्न देना है 800 रुपये पर तो 74 डिवाइडेड बाई 800 इज़ 9.25%। ये आपका जो आपको एवरेज रिटर्न देना है ना, वो 9.25% देना है। ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनती है। फिर हम आते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद टैक्स। टैक्स की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उस पर क्या चेंजेस आते हैं, ये अब हमें देखना। वैक कैलकुलेट करने के लिए अब आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है ना उसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब देखिए एडिशनल बात है क्या।
एडिशनल बात ये है कि आपने जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट को जो है ना वो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। इसकी रीज़न क्या है सर? इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट होता है ना, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट है, डेट की जो कॉस्ट है, वो डेट की कॉस्ट जो है ना वो एक टैक्स अलाउेबल टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस। और टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस होने का मतलब ये है कि टैक्स वाला जो है वो इस एक्सपेंस को अलाउ करता है, टैक्स वाला इस एक्सपेंस को अलाउ करता है, टैक्स वाला इस एक्सपेंस को जो है वो कहता है कि ये एक एडमिसिबल एक्सपेंस है। इससे होता ये है कि मेरा जो टैक्स जो मैं पे करता हूँ ना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जब टैक्स रिड्यूस होता है तो मुझे एक बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट इन अ सेंस कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो रिड्यूस होती है। यानी कि अगर मैं अपनी कंपनी की फाइनेंसिंग या फंडिंग में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट या डेट को शामिल करूंगा तो जो उस पर कॉस्ट पे कर रहा हूँ इन रियलिटी वो मेरी नेट कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि मुझे कुछ बेनिफिट भी मिल रहा होगा। इसीलिए मैं अपनी कॉस्ट को 1 माइनस टैक्स रेट से कम करता हूँ। अब इसको ज़रा एक वर्किंग के ज़रिए देखते हैं। लेट से आपके पास दो अलग अलग जो है ना वो वर्किंग्स हुई हुई हैं, नो डेट और विद डेट। कंपनी का सेल रेवेन्यू 40,000 10,000 कॉस्ट, 30,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ तक तो बातें दोनों की सेम है, ठीक है। नो डेट वाले केस में आप एज्यूम कर लो कि कंपनी जो है ना वो 100% फाइनेंस्ड है विद इक्विटी और 1 लाख रुपए की इक्विटी है, ठीक है, 1 लाख रुपए की इक्विटी है। अब नो डेट वाले केस में अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास इक्विटी है और डेट का कोई कंपोनेंट नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000 रुपये है, ठीक है। 30% का टैक्स रेट है, यानी कि उस पर वो 9,000 रुपये का टैक्स दे रही है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 21,000 रुपये। यानी कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि लेट से पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो डिविडेंड में पे होगा, अगर इंटायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में पे होता है तो कंपनी का जो रिटर्न है इन्वेस्टर्स के लिए वो पहले वाले केस में 21,000 रुपये है। पहले वाले केस में 21,000 रुपये है। एक मिनट का मैं पॉज लूँगा ताकि आप इसको ग्रिप अप कर लें कि जब कंपनी 100% फाइनेंस्ड है थ्रू इक्विटी और कंपनी के पास डेट है ही नहीं तो कंपनी को जो है वो टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट से मैं अपनी फाइनेंसिंग जो कंपनी की है, अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे तो 80,000 रुपये इक्विटी में रखूं, ठीक है, 80,000 रुपये इन फॉर्म ऑफ इक्विटी रखूं और 20,000 रुपये जो है ना उसका डेट ले लूं, यानी कि मैं उधार ले लूं। अच्छा, अब उधार लेने से होगा क्या? उधार लेने से उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेट से 10% का इंटरेस्ट है। अब ये जो 20,000 का 10%, 2,000 का इंटरेस्ट बन रहा है ना, टैक्स इसके बाद कैलकुलेट होता है, टैक्स इसके बाद कैलकुलेट होता है। तो होगा क्या कि 2,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28,000 पर चला जाएगा और अब 28,000 पर 30% टैक्स लगेगा तो टैक्स 8,400 पे करना पड़ेगा और बच जाएगा 19,600 जो मेरे इक्विटी होल्डर्स हैं उनके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस दूसरे वाले केस में टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड्स हैं जो मैं अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर मैं 100% डिविडेंड पे करता हूँ तो 19,600 जो इक्विटी होल्डर्स को जाएगा प्लस 2,000 जो डेट होल्डर्स को जाएगा, यानी कि 21,600 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने अपनी कंपनी में डेट इन्वॉल्व किया, पहले मैं सिर्फ इक्विटी पर था, अब मैंने अगर डेट और इक्विटी इन्वॉल्व, दो चीज़ें इन्वॉल्व करी, तो जो रिटर्न मैं अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता हूँ
या जो रिटर्न मैं अपने डेट या इक्विटी होल्डर्स जो हैं जिन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो 21,000 से 21,600 पर चला गया। 2,000 डेट होल्डर्स के, जो डेट होल्डर्स को मिल सकते हैं, मिल रहा है, और 19,600 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इक्विटी होल्डर्स जो है उनको मिलता है। तो ये टोटल 21,600 हो गया। ये टोटल 21,600 हो गया। अच्छा, पहले कितना था? ये पहले इक्विटी जो थी उसका जो रिटर्न था वो 21,000 था। ठीक है, तो आप बात को समझ रहे हो? आप बात को अगर समझते हो तो हो क्या रहा है कि जो रिटर्न पहले मिल रहा था आपके इन्वेस्टर्स को, वो रिटर्न इंक्रीज हो गया। हालांकि कोई टोटल इन्वेस्टमेंट डिक्रीज नहीं हुई है। पहले भी 1 लाख रुपए का हमारे पास जो है वो फंडिंग्स थी, और अभी भी 1 लाख रुपए की फंडिंग्स है। बस वो फंडिंग्स 80,000 और 20,000 यानी कि डेट और इक्विटी दो में ब्रेक हो गई हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डेट या उधार ले रहा हूं तो हो क्या रहा है कि 20,000 पर 10% का इंटरेस्ट तो दे रहा हूं, विच इज 20,000 का 10% इज 2,000 रुपए। लेकिन पहले मैं टैक्स 9,000 पे करता था, अब मैं टैक्स जो है वो 8,400 पे कर रहा हूं। यानी कि 2,000 रुपये मैं इंटरेस्ट की कॉस्ट बेयर करता हूँ, मान लिया। लेकिन जब वो इंटरेस्ट की कॉस्ट बेयर करता हूँ तो मेरा टैक्स एक्सपेंस 600 रुपये से कम हो जाता है। तो इसका मतलब कि उधार जो मैं लेता हूँ, जो मैं डेट लेता हूँ, उसका जो टोटल इम्पैक्ट होता है, वो टोटल इम्पैक्ट ये होता है कि मेरी जेब से 1,400 रुपये ही एक्स्ट्रा जाते हैं। समझ रहे हो आप बात को? देखो हो क्या रहा है, मैं वापस से इसको समझाता हूं। जब आपने उधार लिया तो आपने, ठीक है, कि आपने 2,000 रुपये ज़्यादा पे किए। 2,000 रुपये, सॉरी, ज़्यादा नहीं, 2,000 रुपये इंटरेस्ट के फॉर्म में पे किए। लेकिन उससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई 600 रुपये से। तो नेट कॉस्ट आपकी 1,400 है। और अगर 1,400 की नेट कॉस्ट है 2,000 के उधार पर, 1,400 की अगर नेट कॉस्ट है 2,000 रुपये के उधार पर, ठीक है, अगर 1,400 रुपये की नेट कॉस्ट है 2,000 रुपये के उधार पर, तो 1,400 डिवाइडेड बाई 20,000, सॉरी 20,000 डेट की वैल्यू है। 1,400 डिवाइडेड बाई 20,000, ये बन जाता है आपका 7%। यानी कि जो नेट आपको डेट की कॉस्ट पड़ रही है वो तो 7% पड़ रही है। और यही इस स्पेसिफिक फॉर्मूले में, इस स्पेसिफिक चीज़ जो है, इसका इम्पेक्ट होता है कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट है 30%। तो अगर आप नेट देखोगे तो कितना आएगा? 7% आएगा। समझ रहे हो बात को? 7% आएगा। तो अगर आपके पास किसी सवाल में डेट होगा और टैक्स रेट की बात हो रही होगी तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ डेट को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके जो नेट रेट होगा उसका इस्तेमाल करोगे। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये फॉर्मूला तो मैंने आपको समझाया है और ऊपर से मैंने डिस्कशन करी है, लेकिन वैक के जो कंपोनेंट्स हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, इसकी डिटेल्स भी हमें कवर करनी है। बहरहाल अभी नहीं, हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स जो है उसको कवर भी करेंगे।